मैं पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्जाम सर में। दोस्तों आज हम लोग अपने जीके जीए और जीएस के पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे, उसके आगे पार्ट पढ़ाते हैं। बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं है, हमने आपको बताया हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गया था। मैं जहाँ भी गया था मैंने सारे दृश्य आपको दिखाए हुए हैं और लास्ट के जो 3 वीडियो अपलोड किए हैं उससे यूपी ट्रिपल एससी पेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। आप लोग एक बार अपना क्वेश्चन पेपर और लास्ट के 3 वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि 3 वीडियो से ही उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने वीडियो की ओर। उसके पहले जिसने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो वो प्लीज़ भैया कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बेटा सौर मंदिर जो है भारत के तमिलनाडु में स्थित है। हम बात करते हैं सौर मंडल के, तो सौर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ पे? महाबली। 7वीं शताब्दी की बात करते हैं जब पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा, किसके द्वारा बेटा? पल्लव वंश था, नरसिंहवर्मन द्वितीय, नरसिंहवर्मन सेकेंड के द्वारा निर्माण कराया गया। किसका? सौर मंदिर का। अगर बात करते हैं किस वास्तुकला का है, तो ये द्रविड़ वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। किसका? द्रविड़ वास्तुकला। द्रविड़ वास्तुकला का सुंदर उदाहरण क्या है बेटा? तुरंत कहोगे सौर मंदिर है, जो कहाँ था? तमिलनाडु में था। बनाया किसने था? पल्लव शासक नरसिंहवर्मन सेकेंड ने। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बेटा, दूसरा है कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन। बेटा थोड़ा ऊपर करते हैं और इसका आंसर है मौर्य। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किसने किया था बेटा? मौर्य वंश में। हम लोग बात करते हैं अगर मौर्य की, तो कंटक शोधक नामक न्यायालय का प्रचलन मौर्य साम्राज्य में था। कंटक शोधन फौजीदारी न्यायालय तथा धर्म स्थीय दीवानी न्यायालय था। हम लोग मौर्य वंश की बात और करते हैं, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, हमने लास्ट वीडियो हम लोगों ने चर्चा की थी, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा अशोक। वो कौन सा शासक है जो महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता? तो वो बिंदुसार है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? और उम्मीद रखते हैं कि इसका आंसर आपको बड़े आसानी से आता होगा। सबसे पुराना क्या है? ऋग्वेद। 4 वेद हैं बेटा हमारे जो साहित्य है उसमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है। हमने एक लास्ट वीडियो में क्वेश्चन बताया था कि त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? बेटा 3 वेदों में से कौन सा एक वेद है जो शामिल नहीं है? वो एक वेद हमें कमेंट बॉक्स में, आपसे आकांक्षा है कि आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे वो कौन सा ऐसा वेद है जो त्रिवेद में शामिल नहीं। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति के कारखाने बनाई गई थी। एक मिनट देखते हैं पूरा क्वेश्चन। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति डैज पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी। बेटा हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति की अगर बात करते हैं तो वो बेटा कांसे की थी। किसकी थी? कांसे की। हम लोग इसी बात को थोड़ा घुमा के करें कि हड़प्पा सभ्यता में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो बेटा कांसे का। तो किसकी नर्तकी की मूर्ति थी? कांसे की थी। ठीक सर, यह मूर्ति मोहनजोदड़ो किससे प्राप्त हुई थी? जो मूर्ति कला का विशिष्ट उदाहरण है। ये बातें आपको पता ही होंगी। बेटा सबसे अच्छी बात, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट या कोझिकोड, एक वर्ड है, में आया था? तो बेटा तुरंत आप बता दोगे 1998 में। कब? सॉरी 1498, 1498। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह था। पश्चिमी तट के बंदरगाह था, क्या नाम था उसका? कालीकट। वहाँ पर कब आया था बच्चा? तो 20 मई 1498 ईस्वी में आ गया था। उसने यहाँ पहुँचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत भी किया था। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ भी हुआ था। आगे बात करते हैं बेटा 1857 क्रांति सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कंपटीशन को लेके। हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत सबसे इम्पॉर्टेंट है।
1857 के विद्रोह के समय भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? किसने बउआ प्रदान की? इसका आंसर बताओगे क्या? तुरंत आप बताओगे वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक, एक इनकी पुस्तक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1857, बस किताब का नाम था, क्या नाम था? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह में सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने लंदन में विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी? बेटा लंदन में अभी किसकी हत्या? विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या भी की थी। और वह किसने की थी? मदन लाल डिगरा ने। हम बात करते हैं इनकी, तो हम लोगों को जाना पड़ेगा 1909 में। 1909 की थोड़ी चर्चा करें बेटा, ये कौन सा था? तो आप तुरंत कहोगे मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन था। उस समय वायसराय कौन थे? मार्ले मिंटो। तो बेटा वर्ष 1909 में मदन लाल डिगरा ने लंदन में विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। इस हत्या के आरोप में उन्हें कोर्ट के आदेश के बाद 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटविले जेल में फांसी भी दी गई थी। किसमें दी गई थी बेटा? लंदन की पेंटनविले जेल। लंदन की पेंटनविले जेल। अगला क्वेश्चन बेटा, जलियांवाला बाग सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप इसकी बात करते हो। कब? 1919, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बेटा इसमें आया है जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि, किसने बेटा नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी? तुरंत आप कहोगे रविन्द्रनाथ टैगोर। बेटा नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाती है। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सम्मानित करने के लिए नाइटहुड की उपाधि दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोप में या विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि उन्हें वापस लौटा दी थी। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लिख लीजिएगा, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक सर, चलिए आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931, बात करते हैं 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। वायसराय कौन थे बताइए जरा? आप सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन सोचने की आवश्यकता नहीं है बेटा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है गांधी और इरविन समझौता। तो वायसराय कौन थे? सर इरविन थे। गांधी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की थी, और जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। यहीं पे बेटा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक तारीख है जो मार्च में आपको नहीं भूलना चाहिए, वह बेटा 23 मार्च 1931। वो मोहब्बत भी क्या होगी जिसका हीर आज़ादी और जिसका राजा भगत सिंह रहा होगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी बेटा? 23 मार्च 1931 को। जब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, तब सभी को लगा था कि गांधी इरविन की जब बात बीच में कर रहे हैं तो गांधी जी भगत, सुखदेव और राजगुरु को की जो फांसी की सज़ा है उसको माफ़ करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी की दे दी गई। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहा है तो आप तुरंत कहोगे लॉर्ड माउंटबेटन। कई लोग इसको आंसर लगा रहे होंगे बेटा। वहीं हम बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो बेटा कौन है? सी राजगोपालाचारी। अगर प्रथम गवर्नर जनरल तो बेटा लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। अंतिम भी यही थे क्योंकि इनके बाद से ये पद खत्म कर दिया गया था। ठीक सर,
अगर सिर्फ आया है प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड डलहौजी की बात करोगे तो लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी। हम लोग बात करते हैं रेलवे के बारे में, तो रेलवे में जो मुख्य भूमिका थी तो किसके कार्यकाल में चलाई गई, तो बेटा लॉर्ड डलहौजी का नाम आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? बेटा नेपाल सबको पता है लगती है, म्यांमार लगती है, बांग्लादेश लगती है, लेकिन ईरान की नहीं लगती। एक ट्रिक है, सब लोगों ने याद किया होगा, क्या है बउआ वो, बचपन में MBA किया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, 4 ये हो गए। म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान, अफ़गान जलेबी। बेटा हम बात करते हैं 2 राज्य और हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है 2 देश के बारे में। एक है ये मालदीव और एक है श्रीलंका। बेटा हम अगर बात करते हैं द्वीप की तो ये 2 द्वीप हैं जो भारत के साथ साझा करते हैं, मालदीव और श्रीलंका। समुद्री साझा है, इस वजह से इनको द्वीप बोल दिया जाता है। अगर हम लोग टोटल बोलते हैं कि कुल मिलाकर कितने देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं थल और जल, तो बेटा आ जाएगा 9 आंसर। लेकिन अगर सिर्फ आ जाएगा सीमा भारत कितने देश भारत के साथ सीमा लगाते हैं तो बेटा आंसर आ जाएगा 7। कौन से अभी हम लोगों ने देखे बचपन में MBA, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, फिर उधर आ जाएगा म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। 2 और देश जो महाद्वीप में है, मालदीव और श्रीलंका। ठीक बच्चा, चलिए इतना काफ़ी होगा आज के लिए, बाकी अगला वीडियो डालेंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाता है तो देखना मुश्किल हो जाता है। चलिए हटाइए, आज कर ही लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसे डरेंगे तो कब तक हम लोग पीछे रहेंगे। और एक कहावत है, हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहेगा सिर्फ वही मैदान जीत के ले जाएगा। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी, थोड़ा स्पीड में करेंगे अभी। उत्तराखंड, नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये भारत की 4थी सर्वोच्च ऊंचाई पे चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 7816 मीटर की है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा इसे 1998 में इसे प्राकृतिक महत्व के विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। विश्व धरोहर में कब, यूनेस्को द्वारा 1988। कितनी ऊंचाई है, 7816। नंदा देवी है कहाँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है अगर पूरा बात करोगे तो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? बेटा तांबे के लिए बात करोगे तो खितड़ी, खितड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान कहाँ पे है, आप याद रखना, राजस्थान, राजस्थान के झुंझुनू जिले में। ठीक, राजस्थान के झुंझुनू जिले में। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होगी। बउआ अगर हम बात करते हैं 2 घंटे के लिए तो एक देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, कितना, जब हम बात करते हैं एक अंश देशांतर के बारे में तो ये बउआ लगता है 4 मिनट का। उसने बोला है 2 घंटे, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। बउआ 120 मिनट, जब आप इसको एक देशांतर बात करते हैं 4 मिनट। अब बउआ 120 मिनट में 4 से डिवाइड किया तो कुल कितना बन गया, 30 बन गया। बात ख़त्म, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इतना आप याद रखिएगा कि 1 मिनट में एक देशांतर में 4 मिनट बनते हैं। ठीक सर, आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं लेकिन गलत कर देते हैं सर, बिल्कुल विश्वास मानिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं गलत कर देते हैं। एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके पश्चात अन्य महाद्वीप की अगर बात करते हैं क्रम से तो सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फिर बात करते हैं अंटार्कटिका, फिर बात करते हैं
यूरोप और फिर लास्ट में बात करते हैं छोटा सा ऑस्ट्रेलिया। ठीक सर। आगे देखो, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? बउआ कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। जीएसटी कैसा कर है? तो आप तुरंत कहोगे समवर्ती कर है। किस सूची का कर है? समवर्ती सूची का कर है। सूचियाँ कितनी है सर? 3 है, राज्य, संघ और समवर्ती सूची। राज्य सूची में क्या है? जिस पे कानून राज्य सरकार बने। संघ क्या है? जिस पे कानून संघ बने। समवर्ती क्या है? जिस पे राज्य और संघ दोनों मिलके कानून बनाते हैं। ठीक बच्चा, आगे बढ़ो। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? बेटा आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है? मुंबई में। आरबीआई के मुख्यालय से याद आया, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर की बात करते हैं सर। 25वें नंबर के कौन से गवर्नर हैं? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। ठीक सर, आगे बढ़िए। आरबीआई मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिज़ाइन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने बउआ? देखिए, मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह जो है आईआईटी गुवाहाटी से संबंधित है। तो आईआईटी गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो नाम किसका आएगा बउआ? उदय कुमार का आएगा। तो उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है। संबंध कहाँ से है? आईआईटी गुवाहाटी। ठीक सर। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बउआ योजना आयोग की बात करते हैं तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। बाद में 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के सचिव कौन है इस टाइम? और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हम आपको बता दें बेटा सुमन बेरी। और अभी हाल ही में करंट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के सचिव की बात करते हैं तो कौन है? परमेश्वर अय्यर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेटा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 8 अप्रैल 2015, लिखते रहना मेरे साथ, 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से स्टार्ट किया गया था। लिखते रहिएगा। प्रधानमंत्री योजना के तहत 3 श्रेणियाँ होती: शिशु 50,000 रुपये, किशोर 5 लाख रुपए तथा तरुण के लिए 10 लाख रुपए। वो अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? आप बात करते हैं तो सबसे बड़ा राज्य कौन? उत्तर प्रदेश। बउआ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लोक सेवा यानी लोकसभा, तो लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403, विधान परिषद आप कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही में नाइट सफारी बनाई जा रही है। भारत की पहली नाइट सफारी बनाई जा रही है लखनऊ, जो किसके तर्ज पे? सिंगापुर के तर्ज पे बनाई जा रही है। सिडबी का मुख्यालय पूछेंगे तो लखनऊ। ठीक बउआ, आगे बढ़ो। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बउआ, विश्वास मानिएगा ये क्वेश्चन आता है, हमने खुद पेश किया है। ठीक बेटा, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण की तिथि से या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो बउआ बात करते हैं तो आर्टिकल 56 के फर्स्ट के तहत साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। कब से बउआ? जिस दिन वो अपने पद को ग्रहण करेगा, तब से पूरा 5 वर्ष, जिस दिन वो शपथ ले लेगा उस शपथ वाले दिन यानी पद को ग्रहण करने वाले दिन से ठीक पूरे 5 वर्ष तक वो रहता है। किस आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 56 का ए में। चलिए आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू फॉर क्लास। बच्चा बस एक ही आपसे उम्मीद है कि आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब खुद भी करिए और बाकी सभी लोग कराइए, क्योंकि जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके मैं लाइव आके पढ़ा पाऊँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।